हेलो दोस्तों, आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति और विदेशियों से संपर्क। आइए हम अब इसके बारे में जानते हैं। पिछला चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, वो मौर्य काल के बारे में था। जैसे ही मौर्य काल समाप्त होता है, या ये कह सकते हैं कि मौर्य काल के लगभग 200 ईसा पूर्व के बाद जो काल आरंभ होता है उसमें बहुत छोटे छोटे राज्य होते हैं। पूर्वी भारत मतलब आपका इधर मध्य भारत और दक्षिण भारत में कई स्थानों पर ब्राह्मण शासक सत्ता में आ जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख थे जिनमें शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश थे। और सातवाहन वंश जो थे वो आंध्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अब हम शुंग वंश के बारे में देखते हैं। जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है तो मध्य भाग की जो सत्ता होती है वो शुंग वंश के ही हाथों में आती है। ये उज्जैन प्रदेश के निवासी थे। कौन? शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे। और जो इनके पूर्वज थे वो मौर्यों की सेवा करते थे। और इस वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और यही पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति भी था। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो अंतिम सम्राट था मौर्य वंश का वो कौन था? बृहद्रथ था। और ये पुष्यमित्र शुंग उसी का सेनापति था। अब आइए कण्व वंश के बारे में देखते हैं। जो अंतिम शुंग शासक था वो देवभूति की हत्या और उसके सचिव वसुदेव ने की थी। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की थी तथा 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी थी। किसने कण्व वंश की नींव रखी थी? वसुदेव ने। इसमें केवल 4 शासक ही हुए, जिसमें वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन था। और अंतिम शासक इसका सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा कर दी गई थी। अब आइए हम सातवाहन वंश के बारे में देखते हैं। इसका जो कार्यकाल था लगभग 30 ईसा पूर्व से लेकर 230 ईस्वी तक। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 30 ईसा पूर्व से लेकर 230 ईस्वी तक था सातवाहन वंश का काल। और इसका संस्थापक कौन था? सिमुक था। सिमुक वही जो यहाँ पर सुशर्मन की हत्या कर देता है। उसके उत्तराधिकारियों ने पराक्रम में एक विशाल राज्य की स्थापना की। इसने अभिलेखों और सिक्कों में अपने नाम के साथ अपने माता का नाम भी अंकित करवाया। मेन बात यह है ध्यान देने वाली कि जो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, इसने अपने अभिलेखों में सिक्कों में अपने नाम के साथ अपने माता का नाम भी अंकित करवाया था। ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे। ये सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते थे और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि तथा ग्राम भी दान में दिया करते थे। इस समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्य और विहारों का निर्माण हुआ था। किस वंश में? सातवाहन वंश में चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। इनमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। चैत्य क्या होते थे? ये बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। अब हम आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें है कि पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया, जैसे यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। इसमें से जो सबसे अधिक विख्यात शासक था वो हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ था। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। कौन मिलिंद नाम से जाना जाता था? जो हिंद यूनानी शासक मिनांडर था। उसकी राजधानी पंजाब में शाकल, जो आज के सियालकोट में स्थित है। बाद में यूनानियों के बाद कौन आते हैं? शक आते हैं। शक शासकों में जो रुद्रदामन प्रथम रहता है वो सबसे ज़्यादा विख्यात रहता है। शक के बाद पहलव, जो पारथियाई ईरान से भारत आते हैं, वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज में अभिन्न अंग बन जाते हैं। और पहलव के बाद कौन आते हैं? पहलव के बाद आते हैं कुषाण। और कुषाण शासकों में जो सबसे अधिक जाना जाता है वो कनिष्क प्रथम रहता है, यानी यह काफ़ी विख्यात होता है। और इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध होता है। पहला वो क्यों प्रसिद्ध होता है कि 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया जिसका नाम था शक संवत। क्या किया था? 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था। किसने? कनिष्क प्रथम ने। और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में, जो आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और जो उसने दूसरा सबसे बड़ा काम किया था वो ये कि बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था। ये क्या किया था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। बौद्ध संगीति या बौद्ध सभा, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? कनिष्क प्रथम ने। अब हम आइए कुछ यहाँ की तकनीकी के बारे में जान लेते हैं। भारतीयों ने हिंद यूनानी व कुषाणों से सोना व चांदी पिघलाकर सिक्के बनाने का तरीका सीखा। किससे सीखा? हिंद यूनानी और कुषाणों से। किसने? भारतीयों ने। यह विधि पूर्व प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़ों में लगे ठप्पे के सिक्कों से अधिक सुंदर व स्पष्ट थी। इन सिक्कों में राजाओं के चित्र व लिपि बहुत ही सुंदर स्पष्ट थी। आइए आगे देखते हैं यहाँ का पहनावा कैसा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहनावे में तो उतना नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। जो शक व कुषाण शासक थे वो पगड़ी, कुर्ती पजामा, लंबे जूते व भारी कोट, शेरवानी का प्रचलन उस समय ले आए थे। अब यहाँ के व्यापार के बारे में देख लेते हैं। व्यापार मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क होने से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ था। कांच के बर्तन को बनाने की तकनीक भी प्रगति हुई थी। कहने का मतलब कांच के बने बर्तन को बनाने की भी तकनीकी में भी प्रगति हुई थी।
इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया था। कनिष्क ने तक्षशिला, हाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है कि नगरीकरण हुआ, तक्षशिला पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया और कश्मीर में कनिष्कपुर नगर, जो आज कांजीपुर श्रीनगर के पास है, उस नाम से जाना जाता है। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया से होते हुए रोमन साम्राज्य में जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। किसने? कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। इस तरह से भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में भी बहुत वृद्धि देखने को मिलती है। अब हम यहाँ के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंद यूनानियों के संपर्क में आने से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा व अन्य ग्रहों के नाम से पुकारा जाने लगा। सोम, मंगल, शनि इनमें से प्रमुख हैं। यह हमने किससे सीखा है? यूनानियों से ही सीखा है। यूनानी औषधि पद्धति के विषय में जानकारी बहुत रखते थे और इससे हम लोगों को भी ये जानकारी मिली। कनिष्क के समय चरक नामक एक चिकित्सक था। चरक, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था चरक संहिता। इस किताब का नाम क्या था? चरक संहिता। लगभग 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में इन्होंने लिखा इस किताब में। यह संहिता हमें निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, पर अब ऐसा ज़माना नहीं है। अब तो ये होता है कि मरीजों को बहलाते जाओ, बुलाते जाओ, पैसा कमाते जाओ। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तब का समय कुछ और था, अब कुछ और ही है। अगर ये भारत में नहीं होता तो आज भारत भी कितना आगे बढ़ गया होता। मूर्ति कला के बारे में देखते हैं। कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र मथुरा और गांधार थे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कुषाण काल के दो प्रमुख केंद्र थे मथुरा और गांधार। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा ही की गई थी। इन मूर्ति में बुद्ध के आध्यात्मिक मुद्रा, लहराते बाल, सिर पर जटा, इनका उभार करके दिखाया गया है। इन मूर्तियों की जो शैली है वो स्लेटी या नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। मतलब इस शैली को बनाते समय मूर्तियों में स्लेटी और नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। पद्मासन पर बैठी मूर्ति देखने को हमें मिलती है। पीछे प्रभामंडल देखने को मिलता है। चेहरे पे प्रसन्नता दिखती है। ये मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। अब यहाँ के राज व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। राजा में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाण से प्राप्त हुई थी। शाहानुशासी की अवधारणा कुषाणों की ही देन है। अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने भारत से क्या सीखा। भारत में विदेशी प्रभाव में एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी। सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली मेन पॉइंट बात यह है कि चीन ने जो बौद्ध कला सीखी थी वो कहाँ सीखी थी? भारत से सीखी थी। और ऐसे इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है जो हमें ध्यान देना चाहिए अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कौन लेके आया था? कुषाण शासक विम कैडफिसस। ये सबसे ज़्यादा है ध्यान देने वाली बात। कुषाण शासक विम कैडफिसस ने सोने का सिक्का भारत में लेकर आया था। कुषाण शासकों ने भारत में सर्वाधिक, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे सर्वाधिक जो सोने का सिक्का बना था वो कुषाण शासक ही बनाए थे। और इसी समय बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बढ़ गया था। पहला था हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान। और जो कनिष्क था वो महायान का संरक्षक था। कनिष्क महायान का संरक्षक था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चाहें तो खुद कर सकते हैं। इनमें से कुछ के जवाब आप चाहें तो, हाँ जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है इसका जवाब आप खुद से भी, इसमें तो पहले से भरा चुका है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप चाहें तो इन सभी के क्वेश्चन का आंसर भी इसी किताब की इस चैप्टर से आपको मिल सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अब कल करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।